आइए जी। तो मई 24 नवंबर 24 के बच्चों के लिए रिवीजन है प्लेस ऑफ सप्लाई। एक तो इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों जज किया जाता है, पहले इसकी रूपरेखा पे आते हैं। जब भी आप कुछ सप्लाई करते हैं तो उस पर जीएसटी देना होता है, और जीएसटी के टाइप्स होते हैं। टाइप्स बोलना चालू करिए सब जने। सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो अब आपकी सप्लाई पे आपको कौन सा जीएसटी देना है, यह निर्भर करेगा उस सप्लाई के नेचर पे। और नेचर होते हैं दो टाइप के, इंट्रा, इंटर। लीगली इंट्रा सप्लाई का मतलब होता है ऐसी सप्लाई जिसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर एक ही स्टेट में है और अलग अलग स्टेट में है, तो वो इंटर हो। इंट्रा पे सीजीएसजी लगता है, और इंट्रा पे सीजीएसजी लगता है, और इंटर पे आईजी लगता है। तो इसका मतलब है कि इंट्रा इंटर जज करने के लिए आपको सप्लाई का प्लेस ढूंढना पड़ेगा, और ये चैप्टर आपको उसी के रूल सिखाता है। तो ये रूल सीखने के लिए आपने पढ़ा है आईजीएसटी एक्ट 2070 का सेक्शन 10 और 12। 10 इज एप्लीकेबल ऑन पीओएस ऑफ गुड्स, 12 इज एप्लीकेबल ऑन पीओएस ऑफ सर्विस। और ये दोनों सेक्शंस केवल डोमेस्टिक सप्लाईज पे ही लागू हैं। इंटरनेशनल लेन देनों पर 10 भी नहीं लगेगा, 12 भी नहीं लगेगा। उनके लिए अलग सेक्शन है जो सीए फाइनल में आपको पढ़ने के मौके मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले 10 से शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल 10(1)(a), ऐसे गुड्स की सप्लाई जिसकी सप्लाई के दौरान मूवमेंट इन्वॉल्व होता है उसका पीओएस होगा वहां, वो जगह जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट है। तो अगर आप भीलवाड़ा से दिल्ली माल बेच रहे हैं और दिल्ली माल भेजना पड़ रहा है बेचने के लिए पहले, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा। सिंपल केस, मूवमेंट इन्वॉल्व वाले केस में पीओएस होगा वेयर मूवमेंट टर्मिनेट। सिंपल। 10(1)(b), अगर कोई गुड्स की सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व तो है पर थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन के कारण, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई थर्ड पार्टी का प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। मैं सीधे की पॉइंट और कीवर्ड ही बोलूंगा रिवीजन में, क्योंकि आपको पूरा एनालिसिस पता है। केवल उतनी बातें जिससे आपको क्लिक हो जाए कि हाँ ये नहीं है। आगे, इसको 10(1)(b को बिल्ड टू शिप मॉडल कहते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ, सब लिखा पढ़ी करी हुई है, उसके ऊपर बात नहीं करते। 10(1)(c), अगर गुड सप्लाई कर रहे हैं पर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, डीमार्ट वाला केस बताया था मैंने आपको, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। डिलीवरी देते समय गुड्स की जो लोकेशन है वही पीओएस है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई गुड्स आपको किसी जगह इंस्टॉल करके सप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर जहां पे वो गुड्स इंस्टॉल या असेंबल होगा उसी को पीओएस कहेंगे। सिंपल है, सबको याद। अगला पॉइंट, अगर कोई गुड्स आपने चलती हुई गाड़ी में बेचा है, जिसको लीगल भाषा में अपने कहा था सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस, लिखा हुआ इसने चलती हुई गाड़ी में बेचा है, तो फिर वहां पे पीओएस होगा जहां से वो गुड्स गाड़ी में चढ़े, टेकन ऑन बोर्ड। ये कीवर्ड है आपके लिए। सबके एग्जाम्पल अपने करे हुए, क्वेश्चन करे हुए सब आता है, केवल मेन प्रोविजन डिस्कस है। ये इजी थे, गुड्स का बहुत इजी, अगर गुड्स आ गया तो बहुत आसान है। सारा खेल होता है किसमें अब, तो सर्विस की पीओएस निकालते समय आपको 12(2) से 12(14) तक जाना होता है। कौन सी सर्विस पे कौन सा लगेगा ये आपको पहले डिसाइड करना है। तो 12(2) कौन सी सर्विस पे लगता है, जिन पे 12(3) से 12(14) नहीं लगता है, जनरल रूल है ये। तो जनरली किसी भी सेवा का पीओएस होता है अगर सप्लाई कौन से टाइप की है। व्हाट इज B2B मींस,
जब आप किसी रजिस्टर्ड व्यापारी को माल बेचे तो B2B है, अनरजिस्टर्ड को बेचे तो B2C है। सिंपल केस। B2B में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को POS कहेंगे। B2C में दो ऑप्शन है, अगर सप्लायर के पास रिसिपिएंट का एड्रेस रिकॉर्ड में है तो एड्रेस, यानी रिसिपिएंट का वो एड्रेस, वरना सप्लायर की लोकेशन। ये जनरल रूल खत्म हो गया। आइए जी 12(3), ऐसी सेवाएं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसमें बहुत कुछ आता था, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की लॉजिंग की सेवाएं, अकोमोडेशन की सेवाएं, आर्किटेक्ट की सेवाएं, ठेकेदारों की सेवाएं, सब इसमें कवर होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सेवाएं आपने ली है उस सभी का POS होगा लोकेशन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। क्लियर? बट इसमें एक रूल था, अगर प्रॉपर्टी कहां लोकेट करती है तो उसका POS होगा रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन। बोलिए किसकी लोकेशन? आगे इसके अंदर बातचीत करी थी अपन ने कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेवा आपने ली है या दी है, जो भी आप समझो, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा राज्यों में इफेक्टेड है, अट्रैक्ट होती है, तो POS कैसे डिटरमाइन करें? तो रेशो सी है। फिर आप एक पर तो एस पर तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो, या तो बोलो ना। पर अगर कोई एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट में रेशो नहीं थे तो फिर रेशो 3 मेनली काम आएंगे आपके। पहला, होटल लॉजिंग वगैरह की सेवा है अगर, तो नाइट स्टे का रेशो। वेसल में लॉजिंग की सेवा है, टाइम स्पेंट का रेशो। और अदर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेशो आपके लिए काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 12(4), रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी, हेल्थ सर्विसेज, इन सभी का POS होगा जहां पे ये सर्विसेज एक्चुअली क्या की गई है? परफॉर्म। तो अगर रेस्टोरेंट से कोई सेवा आप देते हैं तो जहां पे आपका रेस्टोरेंट है वही POS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12(5), ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सेवाओं का POS। दो केस है यहां पे भी, B2B, B2C। B2B का तो यूनिवर्सल रूल है, लोकेशन ऑफ रिसीप है। B2C में यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे सर्विसेज एक्चुअली क्या की गई है? परफॉर्म की, ट्रेनिंग दी गई है, दैट मींस। क्लियर है? रट गया होगा यार, आपको बहुत बार पढ़ लिया पहले। 12(6), एडमिशन से रिलेटेड सेवा, किसी इवेंट में एडमिशन की सेवा, किसी अम्यूजमेंट पार्क के लिए, किसी कोई भी हो सकता है ना, अदर प्लेस जो भी है, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, IPL मैच देखने के, कोई भी प्रकार की अगर आप एडमिशन से रिलेटेड सेवाएं देते हैं या लेते हैं तो POS होगा जहां पे कि वो इवेंट हो रहा है, या अगर पार्क गए तो जहां पे वो पार्क है। तो एग्जांपल दिया था, आप मुंबई के वाटर पार्क में जा रहे हैं तो उसकी टिकट 500 रुपए की आपने ली, या मान लीजिए 1000 रुपए की टिकट है, तो उस 1000 रुपए की सेवा का POS मुंबई होगा। क्या होगा बताइए जल्दी से? मुंबई, जहां पे पार्क है। आप भले भिलवाड़ा के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, इवेंट ऑर्गेनाइजर की सेवाएं, स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट और वगैरह वगैरह सब सेवाएं, और इसकी एंशिलरी जितनी भी सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं का POS दो ऑप्शन है। B2B है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, B2C है तो जहां पे इवेंट हुआ है। पर अगर इवेंट कहां होता है तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सेम लॉजिक 12(3) जैसे है। 12(3) जैसे लॉजिक हो गया ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है तो वैसे कुछ। आगे यहां पे भी रेशो आते थे, तो ठीक है, रेशो तो इतने काम के है नहीं, पढ़ते रहना। आगे देखिए, अगली सेवा का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इसमें मेल, कोरियर, GTA सब आ जाएंगे। तो अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सेवा देते हैं तो आपकी सेवा का POS अगेन वही B2B, B2C। अगर B2B सेवा बेची है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, B2C बेची है तो ध्यान से सुनो, हैंडेड ओवर, जिस जगह आपको गुड्स हैंड ओवर करा सामने वाले ने, ट्रांसपोर्टेशन हैंड ओवर करा, डेस्टिनेशन नहीं चाहिए। पर अगर गुड्स आउटसाइड इंडिया ट्रांसपोर्ट किए जाने हैं, आउटसाइड इंडिया ट्रांसपोर्ट किए जाने हैं, तो प्लेस डेस्टिनेशन हो जाएगा, यानी कि विदेशी जगह बन जाएगा डेस्टिनेशन।
कनाडा भेजना है गुड्स किसी को, तो भीलवाड़ा से कनाडा माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी ने आपको दिया, तो हैंडेड ओवर वाला रूल मत लगा देना। वाई? क्योंकि हैंडेड ओवर वाले रूल से तो भीलवाड़ा पीओएस आ जाएगा, पर क्योंकि विदेश जाना है इसीलिए आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा पॉइंट, और फिर कनाडा बन जाएगा पीओएस। पर ये B2C के केस में लगाना, B2B में तो ऑलवेज, हाँ, वहां पे डेस्टिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आइए, टीओपी सेवा। क्या है टीओपी? B2B में रिसिपेंट की लोकेशन, और B2C में पैसेंजर इम्बार्क द कन्वेंस फॉर ए जर्नी। जर्नी की शुरुआत जहां से आप करते हो वो आपके लिए पीओएस। ठीक है, अगर कोई जर्नी आप स्टार्ट करते हो और हाथों हाथ उसकी रिटर्न टिकट बुक कराते हो तो दो सेपरेट जर्नी मान। और कंटिन्यूस जर्नी में जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और बीच में स्टॉपेज आता है छोटा मोटा, तो उसमें फिर स्टार्टिंग जगह एक ही है, वो स्टॉपेज को मत मानना कि नई यात्रा चालू होगी, बताया था मैंने आपको, ध्यान रखना। अगर B2C के केस में आपको कोई पास मिला है इस सेवा के लिए, पैसेज इशू किया है, तो उसमें रूल अलग लगेगा। बताइए रूल क्या है फिर? अगर एड्रेस है सप्लायर के पास आपका, तो आपका एड्रेस रिसिपिएंट का मतलब, और वरना सप्लायर की लोकेशन। ये ध्यान रखना, पास में लगाना, B2C में लगाना। ठीक है, आगे। अगर कोई सेवा आपने चलती हुई गाड़ी में खरीदी है तो 12-10 पीओएस बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए बेटा। 12-10 पीओएस बताइए, जहां से वो गाड़ी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। सही है, ठीक है, आगे बढ़िए। टेलीकॉम सेवा है, 12 क्या? इसमें अलग अलग थी। सबसे पहले अगर लैंडलाइन की सेवा ली है, फिक्स टेलीकॉम लाइन वाली, तो पीओएस होगा जहां पे वो इंस्टॉल करेगी। बोलिए, बहुत इजी शॉर्टकट कर रहा हूं मैं। पोस्टपेड वाली सेवा का पीओएस देखिए क्या है, बताइए। लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, और अगर नहीं है तो फिर सप्लायर की खुद की लोकेशन। और लास्ट और फाइनल, प्रीपेड रिचार्ज वाली जो सेवा है, डीटीएच वगैरह जो भी है, तो वहां पे पहला केस, अगर ये सेवा आपने सेलिंग एजेंट से खरीदी है, बोलो, तो सेलिंग एजेंट का एड्रेस। अगर ये सेवा किसी और से खरीदी है, तो जहां पे आप वो रिचार्ज वाउचर खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हो, याद है वो ग्रोसरी स्टोर में कूपन खरीदा, तो उस जगह जहां पे पेमेंट करा। और लास्ट और फाइनल, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन जब आप पैसा जमा करा रहे हो सेवा के लिए, तो फिर जो कि ऑन रिकॉर्ड है सप्लायर की जगह पे, और बाकी केस तो खैर इतने काम आते ही नहीं है, तो वो आपका जनरल रूल। आइए 12 फाइनेंशियल यानी कि बैंकिंग सेवा, फाइनेंस की सेवा, स्टॉक ब्रोकिंग सेवा, इनका पीओएस होता है रिसिपिएंट की लोकेशन, अगर सप्लायर के रिकॉर्ड में जो एड्रेस है, नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। आगे बढ़िए 12-13 इंश्योरेंस सेवा, B2B में रिसिपिएंट की लोकेशन, और B2C में रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन जो कि सप्लायर ऑफ सर्विस के रिकॉर्ड में है। यहां पे मैं वापस बता दूं, रिसिपिएंट की लोकेशन और सप्लायर के रिकॉर्ड में रिसिपिएंट की लोकेशन में फर्क हो सकता है। जब B2B में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आता है तो टेक्निकली इट्स मींस कि जहां से वो जीएसटी रजिस्टर्ड हुआ है। हो सकता है कि आपका जीएसटी में व्यापार का रजिस्ट्रेशन मुंबई से है, और आपका बिलिंग एड्रेस में जो एड्रेस आ रहा है वो आपके घर का आ रहा है जो कि अहमदाबाद में है, तो ऑन रिकॉर्ड जो एड्रेस मिले वो अहमदाबाद के मिल रहे होंगे, और जबकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एड्रेस क्या आ रहा होगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था ऑन रिकॉर्ड एड्रेस और B2B में जो रिसिपिएंट का लोकेशन है वो फर्क होता है, उसको आप ध्यान से यूज करना क्वेश्चन। लास्ट और फाइनल सेवा कल ही पढ़ी थी अपन ने, लास्ट 12-14 क्या सेवा बताइए? एडवर्टीजमेंट की सेवा, जो कि किसने खरीदी है? गवर्नमेंट ने खरीदी, बाकी किसी में नहीं लगाना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसके अंदर पीओएस तो बहुत इजी है, हर वो राज्य पीओएस में आ जाएगा जहां पे एडवर्टीजमेंट दिया है। यहां पे खेल किसका होता था बताइए फिर? रेशो का। अगर गवर्नमेंट ऐड देती है और उस ऐड से एक से ज्यादा राज्य इफेक्टेड होते हैं तो पीओएस एक से ज्यादा राज्यों में आएगा, फिर किस रेशो में डिवाइड करें? तो रेशो आपके सामने थे, अब मेन बोलते जाना, जल्दी जल्दी बोलते जाना। अगर ऐड कहां पे दे रही है सरकार, तो एडिशंस के नंबर के हिसाब से आपको देख लेना है। बोलिए, अगर ऐड प्रिंटेड मटेरियल यानी कि वो पैम्पलेट वेम्पलेट बांट के दिया है, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हर राज्य में डिस्ट्रीब्यूट हुए? अरे बोलो ना,
एक राज्य में 5 लाख पैम्पलेट बांटे और एक राज्य में 2 लाख बांटे, तो जितना भी सर्विस का अमाउंट है वो 5:2 में बांट के पीओएस निकलेगा। बोलो, अगर एडवर्टीजमेंट किस में दिया है तो होर्डिंग के नंबर देख लेना, हर राज्य में कितने होर्डिंग लगवाए। बोलो यार, ट्रेन में एडवर्टीजमेंट दिया है, गाड़ी में ऐड लगाया है ट्रेन में, तो रेलवे ट्रैक की लेंथ में देख लेना, जिस ट्रेन में ऐड लगाया उस वो ट्रेन किस रूट में चलती है और वो ट्रेन कितना राज्य में कितना किलोमीटर ट्रैक में चल रही है। अरे समय आ गया ना, उस रेशो में। और बिलों के पीछे ऐड दिया है, तो फिर जितने राज्य में जितने ग्राहक है, मतलब बिलिंग एड्रेस जिनके राज्य में, मतलब मान लीजिए कि मैंने बोला था ना 100 ग्राहक एक राज्य में और 200 ग्राहक एक राज्य में, तो रेशो 1:2 क्या हो गया है, 2 हो गया। आगे रेलवे टिकट के पीछे दिया है, तो रेलवे स्टेशन के रेशो देखने, बताइए किसके रेशो, रेलवे स्टेशन। टेलीविजन में ऐड दिया है तो व्यूअरशिप का रेशो देखना, सिनेमा हॉल में दिया है तो स्क्रीन का रेशो देखना, कितनी स्क्रीन है। बोलो, इंटरनेट पे दिया है तो इंटरनेट सब्सक्राइबर का रेशो देखना, और एसएमएस से दिया है तो टेलीकॉम सब्सक्राइबर का रेशो। तो इन रेशो में आपको पीओएस डिटरमाइन कर लेने हैं अलग अलग। तो मेन ये सारे के सारे आपके इंग्रेडिएंट है चैप्टर के। बताइए क्या नाम है इसका, प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए ओवर कर रहा हूं मैं इसको।